डेट है आज 22 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक ब्रॉड अल्बाट्रोस। ये एक बर्ड है, पक्षी, जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि एक स्टडी हुई थी, कुछ रिसर्चर हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट का इफेक्ट इस पे क्या पड़ता है इसके बारे में रिसर्च की। पर्यावरण के प्रभाव से इसकी पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट का मतलब क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओशन का वाटर है वो वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और वार्म वाटर की वजह से इसकी पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ रहा है। इसका जो साइंटिफिक नाम है ब्लैक ब्रॉड अल्बाट्रोस का, थलासार के मेलानोफ्रिस है। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो फैमिली है डायमेडाडे, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए। मोस्ट कॉमन पाया जाता है ये, जितने भी अल्बाट्रोस नाम के बर्ड पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें मोस्ट कॉमन ये है ब्लैक ब्रॉड अल्बाट्रोस। इसका जो नाम है ना ब्लैक ब्रॉड, इसके आंखों के ऊपर एक डार्क ब्लैक पल्मेज मिलते हैं, उसकी वजह से इसका नाम है ब्लैक ब्रॉड अल्बाट्रोस। ये मैरिन बर्ड्स है, समुद्र में पाया जाता है। ये समुद्र में रहता है मोस्टली टाइम, लेकिन जब इसे ब्रीड करना होता है, बच्चे पैदा करने होते हैं, तो ये लैंड पे आ जाता है रिटर्न करके। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? ये सदर्न एटलांटिक ओशन में मिलता है, सदर्न साइड में मिलता है एटलांटिक ओशन में। ये वाला देखो यहाँ पे, ये सदर्न एटलांटिक ओशन है, यहाँ पे मिलता है इस ओशन में। और जब समुद्रीय जलधाराएं बहती हैं यहाँ से, कोल्ड करंट इधर की तरफ कोल्ड करंट बह के जाती हैं। कोल्ड करंट का मतलब है समुद्रीय जलधाराएं, यानी कि ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, यानी कि समुद्र का पानी सरफेस पे धीरे धीरे चलना, उसी को ओशन करंट बोल देते हैं। तो ये जो ओशन करंट बह के जाती है, तो ये नॉर्थ की साइड आ जाता है बह के, समुद्र के बहाव के कारण। जो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, जैसे चिली में, चिली के पास एक आइलैंड केप हॉर्न आइलैंड, यहाँ पे ये इसकी पॉपुलेशन है। ये फोक आइलैंड है, ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड है। यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है इसी का पार्ट है, इसी पे कब्जा है यूनाइटेड किंगडम का, इस आइलैंड पे, फोकलैंड पे। इधर साउथ जॉर्जिया एक आइलैंड है, एक आपका साउथ सैंडविच एक आइलैंड है, ये भी यूके का है। ये तीनों आइलैंड यूके के हैं, तो ये आपको लोकेशन भी याद होनी चाहिए। यही लिखा है इसमें। इसको थ्रेट किस किस से, खतरा किस किस से? खतरा इसको हंटिंग से, ट्रैपिंग से इसका शिकार कर लेते हैं, एनिमल्स भी इसका शिकार कर लेते हैं। फिशिंग और हार्वेस्टिंग से है, जैसे ही फिशिंग करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं, तो जाल में फंस जाते हैं, उनकी वजह से ये मर जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन। और बहुत सारे इन्वेसिव स्पीसीज है होते हैं समुद्र में, उनकी वजह से इनको बीमारी हो जाती है, उनकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। ये वोल्केनोज जो फूटते हैं यहाँ से, ज्वालामुखी समुद्र में, उनकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन में प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट चेंज और सीवियर वेदर, ये तो अभी देखा ही गया है, इनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ता है। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन के लिए, बर्ड एनिमल्स यानी कि स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसकी 9 लिस्ट होती हैं। 9 लिस्ट में से जो इसको डाला गया है, इस बर्ड को, ब्लैक ब्रॉड अल्बाट्रोस को, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला गया है। IUCN देखो 1948 में बनाई गई थी, जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने। अभी इसमें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। नेक्स्ट स्कीम है हमारी, टॉपिक है नई मंजिल स्कीम। वो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड दोनों ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नई मंजिल स्कीम देखो, ये यूथ को बेनिफिट देने के लिए है। यूथ का मतलब नौजवान, चाहे आदमी हो या औरत, दोनों को। और 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं हमारी कंट्री में, उनके लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज का मतलब है अल्पसंख्यक, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 50% से नीचे हैं, वो सब लगभग माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। और हमारे इंडिया में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। एक तो सिख धर्म आता है आपका माइनॉरिटी में, एक आपका मुस्लिम धर्म आता है, एक ईसाई आते हैं, क्रिश्चियन, पारसी आते हैं, बुद्ध और जैन। ये 6 जो रिलीजन है, धर्म, ये माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। इनके जो मैन और वुमेन है 17 से 35 साल की एज के, जो स्कूल को छोड़ चुके हैं और उनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, बीच में ही मान लो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल ड्रॉप आउट है और उनकी एजुकेशन पूरी हो नहीं सकी। जैसे मान लो कोई मदरसा में पढ़ता था, उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई बीच में ही। तो ऐसे नौजवानों को सहायता करने के लिए ये नई मंजिल स्कीम है। इसमें जो 30% बेनिफिशियरीज होंगे वो गर्ल या वुमन कैंडिडेट होंगे, और 5% उनमें से हैंडीकैप्ड होंगे, डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनमें से। ये स्कीम जो भी 8वीं से लेके या 10वीं में एजुकेशन, उनकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी, बीच में ही रह गई थी, तो उनको एजुकेशन पूरी कराना और उन्हें स्किल प्रोवाइड करना है, उन्हें दक्षता देंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए ये स्कीम चलाई गई है, पहले से ही चल रही है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक नई स्कीम और है
नई रोशनी स्कीम, ये स्कीम भी क्या काम है, ये इस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये। और ये स्कीम इंपावर करती है वुमन को, जो नॉलेज है वुमन को नॉलेज और टेक्निक टूल्स के जरिए उनमें लीडरशिप डेवलपमेंट करना वुमन में। ये भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो भी वुमन है महिलाएं, उनके लिए स्कीम है, याद रखना। वो नई मंजिल स्कीम मैन और वुमन दोनों के लिए, और नई रोशनी स्कीम महिलाओं के लिए। ये 6 नोटिफाइड कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सिख, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, इनके लिए स्कीम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें 18 से लेकर 65 साल के बीच में जो भी हैं महिलाएं माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से जो बिलोंग करती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ के बारे में, हाइजीन, लीगल राइट, उनके वुमन के अधिकार क्या हैं, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी यानी कि फ़ोन कंप्यूटर वगैरह चलाना सिखाना, और स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल, एडवोकेसी फॉर सोशल बिहेवियरल चेंज, ये सारी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इनके बारे में वुमन को, महिला को। नेक्स्ट है कपिला, ये भी बस एक लाइन में आपको लिखना है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये एक कैंपेन है, अभियान है, ये अवेयरनेस के लिए, ये जागरूकता फैलाएगा किसके बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि इनोवेशन और रिसर्च हमारे देश में बढ़ सके। हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं, उनमें रिसर्च इनोवेशन बढ़ सके और बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनोवेशन के बारे में जानकारी दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे रिसर्च हो, इनोवेशन हो और पेटेंट ले सकें। अगर कोई नई चीज़ बनाई है तो पेटेंट ले सकें। पेटेंट क्या होता है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नई चीज़ डेवलप करता है, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी, तो उसे 20 साल के लिए राइट मिल जाता है, अधिकार। पेटेंट एक्ट है हमारे इंडिया में भी 1970 का, और डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं ट्रिप्स के, उनके अकॉर्डिंग भी ये पेटेंट के रूल हैं। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स नाम का। तो 20 साल तक वो आदमी मनचाहे दाम पर बेचता है उसको, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है रिसर्च करके। तो हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च बढ़े, इनोवेशन आए, पेटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें अगर कोई नई चीज़ डेवलप करें तो। इसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इसके लिए कपिला पोर्टल भी बना रखा है। ये कपिला पोर्टल का मतलब है एक वेबसाइट, इंटरनेट पे जैसे वेबसाइट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी 3rd मीटिंग हुई है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की, न्यू दिल्ली में। ये देखो, इसमें जो डिस्कशन हुआ है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रिगार्डिंग हुआ है कि इसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है बढ़ानी है इंडिया और जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। देखो ये वाले सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मतलब रोड रेलवेज के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ानी है यहाँ पे। ये वाली कंट्रीज है जो, ये भाई साहब सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कजाकिस्तान, ये जो कंट्री हैं इन कंट्रीज में कनेक्टिविटी बढ़ानी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक अशगाबाद एग्रीमेंट को भी प्रमोट करने की और बात की। अशगाबाद एग्रीमेंट यही 7 कंट्रीज के बीच में लगभग हुआ था। इंडिया, ईरान, पाकिस्तान है इसमें, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, और ये सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्री है जो, ये इन कंट्रीज के बीच में हुआ था। इसमें भी ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड हो सके और आपस में इनमें ट्रेड बढ़ सके इन कंट्रीज में। इसमें यह भी डिस्कस किया गया है इस मीटिंग में, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जीएस पेपर 2 में इसका स्पेशल लेक्चर बना हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का क्या है। तो इसमें भी चाइना किसी कंट्री की सॉवरेंटी को और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ना नुकसान पहुंचाए, इसके बारे में डिस्कस किया गया। क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इन्होंने ये चाइना के इस प्रोग्राम को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि ये जो चाइना का प्रोग्राम है ये किसी कंट्री की सॉवरेंटी यानी कि प्रभुसत्ता और अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट इसमें ये डिस्कस किया गया कि अफगानिस्तान में जो भी तालिबान का रूल है उसका इम्पैक्ट रीजनल कंट्रीज पे, आसपास की कंट्रीज पे ना पड़े, उसे कैसे रोका जाए, ये भी डिस्कस किया। नेक्स्ट इसकी वजह से जो यहाँ पे टेरर एक्टिविटी हैं जो, उनको रोका जाएगा, यानी कि आतंकवादी गतिविधियाँ, उनको रोकने का इसमें डिस्कशन किया। टूरिज्म सेक्टर या बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, क्योंकि अभी देखो जितना ट्रेड बिजनेस हो रहा था कोविड-19 की वजह से और रुक गया, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी यहाँ पे हाईलाइट किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है, यानी कि पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो, इसके बारे में बना हुआ है। यहाँ पे इंडिया और ये सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये क्या है देखो, ये मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग है
जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया, इनके बीच में एक ये डायलॉग होता है, मिनिस्ट्रीज के बीच में मीटिंग होती है। ये सारे 5 नेशन है जो तब ये इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे जब यूएसएसआर 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन होता पोस्ट कोल्ड वार में। देखो कोल्ड वार के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम, शीत युद्ध, जो एक आइडियोलॉजी का वार था, यानी कि तलवारों से, बंदूक से किसी से लड़ाई नहीं हुई थी, इसमें विचारधारा की लड़ाई थी अमेरिका और रूस के बीच में। रूस का नाम पहले यूएसएसआर था और यूएस और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन यूएसएसआर के टुकड़े हो गए भाई साहब, डिसइंटीग्रेशन हो गया। इससे बहुत सारे नेशन, ये जो कंट्री बने रसिया से निकल के बने, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्री हैं जो, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये कंट्री हैं जो इससे निकल के बने। तो इसके बाद से ये नेशन है जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। तो इन्होंने फिर इंडिया के साथ और भी कंट्री के साथ मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करी, ये डायलॉग रखा, तो इसी के लिए किया जाता है। इनमें जो ये कंट्री हैं, सारी कंट्री तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के और बाकी की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पार्ट हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है। इंडिया भी इसका पार्ट है और लेटेस्ट जो 2021 में इसका मेंबर बना है वो ईरान बना है इसका मेंबर अभी, तो इसके 9 मेंबर हो गए हैं। ये डायलॉग देखो, अफगानिस्तान में आपको पता है अभी तालिबान का रूल हो गया, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करना ताकि आपस में इन कंट्रीज़ की ट्रेड बढ़ सके। इंडिया, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो इनकी ट्रेड इंक्रीज करने के लिए डायलॉग होता है, यानी कि मीटिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया ने देखो 8 ब्लॉक के लिए ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करने के लिए 7th बिड राउंड में ये लाइसेंस ऑफर किए हैं, यानी कि वो क्या करेंगे इंडिया में भाई साहब, जो जगह जगह पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। क्या एक्सप्लोर करेंगे? ऑयल और गैस। एक्सप्लोरेशन का मतलब है खोजना, तेल और आपके गैस वगैरह खोजेंगे ताकि हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जो हम पेट्रोलियम मंगाते हैं बाहर देश से, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो और हमारा इंपोर्ट रिडक्शन हो, यानी कि हम दूसरे देश से जो मंगाते हैं, आयात करते हैं, वो हमारा रिड्यूस हो, जिसकी वजह से हमारे डॉलर बचेंगे भाई साहब। जो ये ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी है 2017 में जो हेल्प प्रोग्राम है उसके अंदर ये लॉन्च की थी। हेल्प का मतलब है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये देखो जो माइनिंग करते हैं ना, कंपनियां होती हैं बहुत सारी, खुदाई करती हैं, ऑयल और गैस निकलता है, इनके लिए ये पॉलिसी बनाई इंडिया ने, हेल्प नाम की। उसी के अंदर ये OALP ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी लॉन्च की। इसके अंदर कंपनीज को अलाउ किया जाता है कि पहले क्या कर लो, आप खोज लो कि कहाँ कहाँ पे तेल है। मान लो जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे कोई कंपनी ढूंढ रही है, एक कंपनी, मान लो इसने यहाँ पे तेल के कुएं ढूंढ लिए भाई साहब, यहाँ पे खुदाई की, इसने तेल मिल गया, यहाँ पे गैस मिल गई। अब ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट को बताएगी भाई साहब कि यहाँ पे तेल है, ऑयल है, तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, बिडिंग करेगी। इसकी बिडिंग का मतलब बोली लगाना, कहेगी जो भी कंपनी इसे खरीदना चाहती है वो खरीद ले। भले ये एक कंपनी ने खोजा है, लेकिन भाई साहब ये थोड़ी नहीं है इसी को दे दे। अब बिडिंग करेगी कंपनी, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है वो बिडिंग करेगी, बोली लगवाएगी, जो इसे ज़्यादा रेट देगा यानी कि गवर्नमेंट को, उसे दे देंगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। वो फिर तेल की खुदाई करेगी, तेल निकालेगी और बेचेगी। अब तेल निकाल के जब वो बेचेगी तो उसके बाद वो प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा इसका। अब इसमें ये भी है देखो, हाइड्रोकार्बन, जितनी भी फॉर्म है हाइड्रोकार्बन की, यानी कि ऑयल हुआ, गैस हुआ, चाहे कोई और कोई रिसोर्सेज मिल रहा है उन्हें, कन्वेंशनल हो या अनकन्वेंशनल, वो सारा एक्सप्लोर कर सकता है, सारा कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है इस ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी में। और वो उसके बाद जो भी वो बेचेगी, जितना भी उसे फ़ायदा होगा, तो वो उसे उसका शेयर देगी गवर्नमेंट को, सरकार को, अपने फ़ायदे का। तो इसे बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। पहले ऐसा होता था, फिक्स्ड शेयर मॉडल होता था। कंट्री क्या है, मतलब हमारा जो देश है, यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, वो सरकार क्या करती थी, कंपनी से पहले ही फिक्स्ड एक वो ले लेती थी कीमत, यानी कि फिक्स्ड मॉडल था। जैसे मान लो ऑयल या गैस निकाल रही है कोई भी कंपनी, तो उससे पहले ही फिक्स्ड वो ले लेगी उससे कीमत, यानी कि उसका फिक्स्ड प्राइस था कि आप पहले ही हमें इतने पैसे दे दो, जितना भी तेल निकले नहीं निकले, आपका प्रॉफिट हो नुकसान हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कि आप फिक्स्ड पैसे दे दो और फिर आप तेल निकालो। लेकिन अब ऐसा है कि जितना उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का शेयर लेगी गवर्नमेंट। तो यही है ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम सिर्फ वो जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी स्पेशल लेक्चर बना हुआ है,
आप देख सकते हो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके। ग्रीन हाइड्रोजन है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि जो वेस्ट वाटर होता है ना, जो खराब पानी घरों से फैक्ट्रियों से निकलता है खराब पानी, उसको यूज करके सोलर एनर्जी के साथ ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए। किसके जरिए? इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए। इलेक्ट्रोलाइजर एक मशीन होती है, ये मान लो, इस मशीन के जरिए सोलर एनर्जी यूज करके, वेस्ट वाटर यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाए, ये प्लानिंग कर रही है। कैसे अचीव किया जाएगा ये? देखो, सॉलिड जो वेस्ट वाटर होता है उसको सेग्रीगेट करके, और जो रूफ टॉप सोलर है, छतों पे मान लो पैनल लगे हुए हैं सोलर एनर्जी के, जो नीले नीली सी प्लेट होती हैं जिनसे बिजली बनती है सूरज के थ्रू, तो ये सोलर रूफटॉप को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए और प्रोड्यूस की जाएगी। इसमें क्या है, कंपनी कोल के बजाय, कोल से जो बिजली बनती है ना, कोयले से, उस बिजली के बनाए इसमें यूज करेंगे कि कौन सी बिजली? सोलर एनर्जी से बनने वाली बिजली, यानी कि सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली, सोलर एनर्जी। तो ये जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोड्यूस होगा ग्रीन हाइड्रोजन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन को रेल इंजन में यूज कर सकते हैं, रेल इंजन को चलाने के लिए। और जो ऐसे कंपनियां हैं जैसे सीमेंट या केमिकल कंपनियां हैं, उनमें जहाँ पे कोल यूज होता है एनर्जी के लिए, तो वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि देखो ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो कम कीमत में प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, ये एक चैलेंज है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, इनके लिए उस लेक्चर में स्पेशल बताया हुआ है, आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो इसे। जो ग्रीन हाइड्रोजन है, देखो ये क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, इसको ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, यानी कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता इसको प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है ऐसा केमिकल प्रोसेस जब इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली यूज की जाएगी इसमें, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से जो प्रोड्यूस होगी वो भी वही यूज की जाएगी, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी इसमें यूज हो रही है। तो उससे भाई साहब ना तो उससे कोई नुकसान हो रहा है, कार्बन का इमिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बिजली उस प्रोसेस में यूज की जा रही है इलेक्ट्रोलाइजर में, तो इससे कोई भी कार्बन इमिशन नहीं निकलता, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो यही टॉपिक थे आज के।